कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ टिटिलेट करने के लिए कभी सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालेंगे। सेक्सुअल कंटेंट क्या होता है, पहले ये बात जानना जरूरी है। पोर्नोग्राफी इज सेक्सुअल कंटेंट, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के, मैं अगेंस्ट सर नाम नहीं लूंगा, बहुत ही रिनाउंड जिनके की दुनिया जहान की कंट्रीज में, रशिया में या अमेरिका में या दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में उनके नामों की तूती डंका बजता है, उन लोगों ने भी अपनी फिल्मों में कंटेंट ऐसा दिखाया है जिसे कई लोग सेक्सुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन एस्थेटिक्स एक चीज होती है जो डिसाइड करती है, डिमार्केट करती है कि ये चीज अश्लील है और ये चीज एस्थेटिक है और आर्टिस्टिक है। हमारा बेंट आर्टिस्टिक है। तो हम जानना चाहते हैं कि देवों का देव महादेव के बाद आप ये शूट कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? मतलब सर अमन वर्मा सर के साथ काम करके, और काफ़ी लोग भी इसमें हैं। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं देवों के देव महादेव का रोल करता हूँ। लेकिन जो सीरियल देवों के देव महादेव के नाम से आया था उसमें मैं रावण था। तो आई थिंक मैं शायद वाहिद ऐसा शख्स हूँ पूरी दुनिया में जिसने रावण और महादेव दोनों रोल किया। फिर बात आती है इस कहानी की जिसका नाम है गीशा दी अनटोल्ड स्टोरी। ये डिजीफ्लिक्स नाम का एक नया OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है। ये उस पर अप्रैल से आप लोग देख पाएंगे। और ये कहानी चूज़ करने के पीछे 2 वजह थी। एक ये कि मेरा किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा, स्ट्रॉन्ग, और मैं थोड़ा सा कुछ हट के करना चाहता था, क्योंकि मैं एक साथ बहुत जगह महादेव का रोल काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। बीच में चाणक्य का रोल किया था, लेकिन वो अभी ख़त्म हुए 1 साल के ऊपर हो गया। तो अभी मेरे लिए कुछ चेंज करने का टाइम था। ये रोल मुझे कुछ अलग करने के लिए देता है। दूसरी, फिर आपने सवाल पूछा अमन वर्मा का। तो अमन मेरा सीनियर है, और ना सिर्फ सीनियर करियर वाइज है, वो मुझसे कला में भी सीनियर है। वो मेरे बड़े भाई जैसा है। आपको मैं कल ही की बात बताता हूँ। हम लोग एक सीन कर रहे थे जो कि शायद इस पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है। मैं उसको जिस तरीके से अप्रोच कर रहा था, मैंने रिहर्सल की। मतलब हम कई रिहर्सल करते हैं। अमन ऑल्सो लाइक्स टू रिहर्स अ लॉट, मैं भी बहुत रिहर्सल करता हूँ। अमन ने मुझे सिर्फ एक सजेशन दी, और उस एक सजेशन से पूरे के पूरे सीन का जो लेवल यहाँ था वो यहाँ आ गया। आप ये समझिए कि कितना निस्वार्थ भाव से वो आदमी काम करता है, कि इतने साल से, वो 97 से उसने बताया वो काम कर रहा है, 23-24 साल हो गए। उसका जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा है। मुझ जैसे कलाकारों की आज भी हेल्प कर रहा है, जो कि इस कहानी में एक तरह से राइवल ही हूँ ना, उसका लीड एक्टर हूँ मैं। लेकिन वो बिल्कुल ये सब नहीं सोचता है। वो बहुत ही बेनेवलेंट, बहुत दयालु है इस मामले में, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हेल्प की उसने। और भगवान से शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला। मैं अमन के साथ में पहले एक पंजाबी फिल्म भी कर चुका हूँ। 2009 में हम लोगों ने उसकी शूटिंग शुरू की थी। 2011 में शायद वो रिलीज़ हुई थी। तो वहाँ पर मैं हीरो था और अमन विलन था। तब अमन के साथ में इतना इंटरेक्शन, तो देखो अब हीरो विलन का होता है, बट तब क्या मारधाड़ के सीन नहीं होते थे। पंजाबी में शायद वो उतना ज़्यादा पारंगत नहीं है, तो इसलिए उसको बोल लेता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पर क्योंकि डेट्स का बहुत ज़्यादा, हम दोनों बहुत बिजी होते थे, तो इतना टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाए थे। अब जो किया है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका वो कल का जेस्चर मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। अभी लॉकडाउन था, 7-8 महीने सब अपने घर के अंदर थे, तो आपका लॉकडाउन घर के अंदर कैसा गया है? मेरा एक बेटा है अदम्य, जो 7 साल का हो गया कल, और लॉकडाउन पिछले साल 2020 में था, तब वो 6 साल का था। तो लॉकडाउन में मैंने इकट्ठे 3 महीने उसके साथ बिताए। वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही यादगार लम्हा रहेगा। पता नहीं दोबारा उसके साथ इतना टाइम कभी बिता पाऊंगा कि नहीं। और सर किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ क्यों किया जा रहा है जिससे कि इतने सारे किसानों को दिक्कत हो रही है? क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई है लोगों को, बेचारों को अपना काम धंधा छोड़कर बॉर्डर पे आकर बैठने की और झगड़ा करने की, पुलिस की लाठियां खाने की, पुलिस की गालियां, दुनिया ठंड है वहाँ पर, सड़कों पर कोई सुविधा मुहैया नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। क्यों कर रहे हैं वो बेचारे वहाँ पर? ऐसा कोई वजह होगी ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी तभी आए होंगे। तो क्या गवर्नमेंट, आप मुझे देखिए, मुझे एक बात बताइए, डिमोनेटाइजेशन हुई, हर रोज़ शाम को एक नया रूल आता था, हर रोज़ सुबह एक नया रूल आता था, हर रोज़ शाम को एक नया रूल आता था, हर रोज़ सुबह एक नया रूल आता था। क्या कुछ इसका मतलब यही था कि कुछ इसके पीछे सोच नहीं है, इसके पीछे कुछ, आज हमें कोई डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा हुआ है? गवर्नमेंट ने, मैंने सुना था कुछ 10 लाख या 14 लाख करोड़ रुपए बैंक्स में आए थे। क्या आज हम लोगों के पास में स्पिल ओवर आया उसका कुछ? हाउस लोन अब कम हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जाके 7.25% 7% पे आया है।
ये हाउस लोन इंटरेस्ट मेरे हिसाब से तभी 5% हो जाता तो मार्केट के अंदर इतना पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो जाता कि आपकी मार्केट ऐसा बूम देखती कि अमेरिका और यूरोप का डॉलर का जो भाव है और पाउंड का भाव है वो 30-30, 25-25 रुपए पे आ जाता। स्टूडेंट लोन माफ़ हो जाना चाहिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री हो जाना चाहिए था उसके ऊपर। क्यों स्टूडेंट लोन के ऊपर आज भी 9 या 10% लिया जाता है? क्यों हाउस लोन के ऊपर इतना इंटरेस्ट लिया जाता है? मेडिकेशन फ्री हो जानी चाहिए थी। आपके पास में जब 14 लाख करोड़ रुपए हैं तो आप लोगों से इतना पैसा टैक्स में क्यों वसूल कर रहे हैं? मेरा सिंपल सा सवाल ये है, इनकी डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम है, इनके किसान का जो बिल है उसमें प्रॉब्लम है, इनकी हर चीज़ में प्रॉब्लम क्यों है? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके प्रोसीजर पे शक कर रहा हूँ या इनके प्रोसीजर पे सवाल उठा रहा हूँ, शक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप बातों को थोड़ा क्लैरिटी के साथ में नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बात घुमा फिरा के ही की जाती है जिससे कि किसी को समझ में नहीं आती है? हर चीज़ पहले थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद उसको अमल में लाइए, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं बीजेपी वाला आदमी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि बीजेपी सरकार में है, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी कर रहे हैं उससे बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अब वो प्लीज़ तकलीफ़ को दूर करने के लिए भी कुछ कीजिए। और जहाँ तक बात रही गीशा की, तो हम लोग अप्रैल से स्ट्रीमिंग शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।